हिंदी शब्दकोश में एक शब्द है युद्ध, जिसको कहीं पढ़ने या सुनने के बाद अलग-अलग चित्र ज़हन में एक छोर से दूसरे छोर तक टक जाते हैं। लेकिन ज़हन में टंगे इन ढेर सारी चित्रों में 2 चित्र सबसे अलग और एक जैसा प्रतीत होते हैं। इनमें से एक चित्र महाभारत के युद्ध का है और दूसरा है चुनाव का। महाभारत और चुनाव का नाम लेते ही कितना कुछ साफ नज़र आने लगता है। कहीं षड्यंत्र अपनी चाल का निशान छोड़ता नज़र आता है, तो कहीं प्रपंच अपनी मौन को धारण किए हुए चीखने की तैयारी में बैठे नज़र आता है। कहीं किसी चेहरे पर एक खुशी नज़र आती है, तो कहीं नज़र आता है खुद के अवलोकन के बाद माथे पर एक सिकन। लेकिन एक चीज़ है जो इन सब में सामान्य रूप से नज़र आती है, वो है जीत की चिंता। चुनाव और महाभारत का युद्ध एक जैसा ही तो है, इन दोनों को अलग-अलग कहाँ किया जा सकता है? उदाहरण के तौर पर बिहार के भोरे विधानसभा क्षेत्र को ही देख लीजिए। चुनाव में जब भी भोरे विधानसभा की बात की जाएगी, ये जरूर याद किया जाएगा कि कैसे एक योद्धा रोज भोरे की इस धरती से महाभारत का युद्ध लड़ने जाया करता था, जिसका नाम था भूरी श्रवा। और इस योद्धा के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम रखा गया भोरे। नमस्कार, हमारा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं एयर नाउ, जहां आज हम भोरे विधानसभा क्षेत्र का करेंगे एक्सरे। तो बात शुरू से शुरू करते हैं। भोरे विधानसभा सीट का इतिहास 1957 से शुरू होता है, जब इसे बिहार की विधायी मानचित्र पर बनाया गया था। उस समय बिहार में दूसरे आम चुनाव की तैयारी चल रही थी और यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई थी। आरक्षण का फैसला परिसीमन आयोग ने लिया था, क्योंकि यहाँ अनुसूचित जाति की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। तब से लेकर आज तक यह आरक्षण बरकरार है, जो बताता है कि दलित समुदाय यहाँ की राजनीति में कितना निर्णायक है। 1957 में पहली बार चुनाव हुआ और चंद्रिका राम कांग्रेस से जीते। वे राज्य मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री भी बने, जिससे इस इलाके को शुरुआती दिनों में राजनीतिक ताकत भी मिली। दिलचस्प बात यह है कि आज के विधायक सुनील कुमार चंद्रिका राम के ही बेटे हैं। एक आरक्षित सीट पर जहां नए नेताओं को मौका मिलना चाहिए, वहां परिवारवाद का इतना असर होना बताता है कि राजनीतिक विरासत यहाँ कितनी मजबूत है। खैर, सुनील कुमार जनता दल यूनाइटेड से हैं और पूर्व आईपीएस अधिकारी भी रहे हैं, जो उनकी छवि को प्रशासनिक दक्षता वाली बताता है। लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, तो बता दें कि कई लोग इसे परिवारवाद के रूप में देखते हैं, जो विपक्ष को हमला करने का मौका भी देता है। विपक्ष का कहना है कि सत्ता हमेशा एक ही परिवार में घूम रही है, जबकि दलितों को एक नया चेहरा चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब साल 1967 से 77 तक पंडित राजमंगल मिश्र यहाँ से लगातार विधायक रहे। बाद में मीरगंज से भी चुने गए और 1989 में गोपालगंज लोकसभा से सांसद बने। इससे उनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी। 1977 में जनता पार्टी के जमुना राम जीते, जो बताता है कि यह सीट राष्ट्रीय राज्य स्तर पर राजनीतिक लहरों से प्रभावित होती रही। जैसे 1970 के दशक में जनता लहर आई, वैसे ही यहाँ भी नतीजे बदलते रहे। कुल मिलाकर इतिहास से पता चलता है कि भोरे में प्रभावशाली नेताओं और परिवारवाद ने राजनीति को आकार दिया। लोगों की राय में ये दिग्गज नेता इलाके को विकास की दिशा देते थे, लेकिन अब सवाल उठते हैं कि क्या नई पीढ़ी उतनी ही प्रभावी होगी। खैर, 2008 में परिसीमन में सीट की सीमाएं तय हुई, जिसमें भोरे, कटिया और विजयपुर के सामुदायिक विकास खंड शामिल किए गए। यह गोपालगंज लोकसभा का हिस्सा है। इससे सीट की भौगोलिक संरचना मजबूत हुई, लेकिन राजनीतिक चुनौतियां बढ़ी, क्योंकि अलग अलग इलाकों के मुद्दे भी अलग अलग होते हैं। इतिहास से साफ है कि यह सीट कभी स्थिर नहीं रहा, हमेशा बदलाव होते रहे। अब बात वर्तमान की करें तो भोरे सीट गोपालगंज जिले में है और इसकी सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगती हैं। पूरब में कुचायकोट और हथुआ सीट है। उत्तर प्रदेश से निकटता का असर यहाँ के चुनाव पर भी पड़ता है। लोग अक्सर दोनों राज्यों के विकास, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा की तुलना करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में एनडीए का शासन मजबूत लगता है, तो यहाँ भी एनडीए को फायदा हो सकता है। मतदाताओं की राय में सीमा पार के मुद्दे जैसे अपराध नियंत्रण महत्वपूर्ण हैं और वे बिहार के शासन को उससे जोड़कर भी देखते हैं।
क्षेत्रफल की बात करें तो भोरे 623 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 2020 में कुल मतदाताओं की संख्या 3,68,994 थी। इनमें पुरुषों की संख्या 1,87,885 थी और महिलाएं 1,81,096 के करीब थी। आंकड़े से स्पष्ट है कि महिलाओं की संख्या लगभग बराबर है और वे साइलेंट वोटर मानी जाती हैं। वे शराबबंदी और कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होती हैं जो नीतीश कुमार की तरफ झुकाव रखती हैं। लेकिन महागठबंधन रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दों से इनमें सेंध लगा सकता है। लोगों की राय में महिलाएं विकास योजनाओं में से खुश हैं, लेकिन अगर आर्थिक मुद्दे हावी हुए तो वोट बदल भी सकता है। विकास की बात करें तो पिछले 5 सालों में कई काम हुए। शिक्षा में बीपीएस कॉलेज में विज्ञान की पढ़ाई शुरू हुई, परिवहन में कटिया बाईपास और 6 नए पुल बने, आर्थिक विकास के लिए बैरिया में 32 एकड़ का औद्योगिक क्षेत्र और सुधा डेयरी प्लांट आया। स्वास्थ्य में भोरे, कटिया, विजयपुर में सीएचसी भवन और 10 नए उपकेंद्र मंजूर हुए और ये निश्चित है कि विधायक सुनील कुमार इस बार के चुनाव में इसे अपना मुद्दा भी बनाएंगे। लेकिन याद दिला दे कि 2020 में जीत का आंकड़ा बहुत कम था, लगभग 500 सीटों का ही अंतर था, जो दिखाता है कि वहां लोग पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। एंटी इनकम्बेंसी का असर है, मतलब लोग सत्ता से थकान महसूस कर रहे हैं। हाँ, शायद कागज के साथ धरातल पर भी विकास हुआ हो, लेकिन शायद ये विकास सभी वर्गों तक नहीं पहुंच पाया। गरीब और दलित समुदाय बेरोजगारी, महंगाई और कृषि संकट से ज्यादा प्रभावित हैं। उनकी राय में विकास की घोषणाएं अच्छी हैं, लेकिन जमीन पर बदलाव कम है। 2020 का चुनाव वर्तमान का आईना है। सुनील कुमार को 74,067 वोट मिले, जो सीपीआई एमएल के जितेंद्र पासवान से सिर्फ 462 वोट ज्यादा हैं। यह बताता है कि विपक्ष की जमीनी लामबंदी मजबूत तो है। लोग वाम दलों की तरफ इसलिए भी झुकाव रखते हैं क्योंकि वे दलितों और भूमिहारों के मुद्दों पर संघर्ष करते नजर आते हैं। वर्तमान में सीट अति संवेदनशील है और यहाँ छोटा सा बदलाव भी नतीजे को पलट सकता है। एक बात और बता दें कि जातीय समीकरण भोरे सीट का सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। चूंकि यह सीट एससी आरक्षित है, दलित वोट निर्णायक है। एनडीए खासकर जदयू, महादलित जैसे मांझी, मुसहर और अति पिछड़ा वर्ग पर निर्भर है। लेकिन 2020 में एससी वोट बटे, शायद लोक जनशक्ति पार्टी के अलग लड़ने के कारण। लोगों की राय में दलित समुदाय सत्ता की योजनाओं से लाभान्वित हुआ है, लेकिन कुछ हिस्सा विमुख हो गया है। पासवान उपजाति का एक हिस्सा वाम दलों की तरफ गया है, जैसा कि चंद्रिका पासवान के प्रदर्शन से प्रतीत भी होता है। वहीं विपक्ष की बात करें तो महागठबंधन में आरजेडी का मुस्लिम यादव आधार मजबूत है और सीपीआई एमएल दलित और गरीबों को जोड़ता भी है। 2020 में यह संयोजन सफल भी रहा, जिससे मुकाबला बहुत करीबी का हुआ। अब जातीय ध्रुवीकरण में एनडीए को अगड़ी जाति, जिसका रुझान बीजेपी की ओर है, और लवकुश, ईबीसी, महादलितों की जिसका रुझान जदयू की ओर है, उन्हें एकजुट करना होगा। चिराग पासवान की एलजेपी की वापसी से पासवान वोट वापस आ सकते हैं, जो 2020 के नुकसान को भर भी सकता है। लेकिन अगर वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तो हार हो सकती है। लोगों की राय में पासवान समुदाय चिराग की वापसी से उत्साहित हैं, लेकिन देखना होगा कि लाभ कितना मिलता है, क्योंकि इस बार चुनाव में एक और नई पार्टी भी देखने को मिल रही है। नाम है जनसुराज। हालांकि स्थानीयों से बात करने पर पता चलता है कि जनसुराज की हवा और असर दोनों ही इस सीट से थोड़ी दूर है। लेकिन राजनीति के इस समर में पलड़ा कब कहां बदल जाए, कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। खैर, महागठबंधन पर आते हैं, जिसके लिए एमवाई आधार को वाम उम्मीदवार को ट्रांसफर करना जरूरी है। दलितों में वाम दलों की घुसपैठ बढ़ी है, जो भूमिहीन और गरीबों के संघर्ष से जुड़ी है। जातीय समीकरण बताते हैं कि एससी उपजातियों का विभाजन चुनाव तय करेगा। महादलित जदयू के साथ रह सकते हैं, लेकिन पासवान अगर बटे तो फायदा महागठबंधन को ही मिलेगा। लोगों की राय में दलित समुदाय सामाजिक न्याय चाहता है। कुल मिलाकर वोट ट्रांसफर की क्षमता महागठबंधन को जीत दिला सकती है। स्थानीय मुद्दे यहाँ चुनाव में बड़ी भूमिका निभाते हैं। विधायक सुनील कुमार पूर्व आईपीएस हैं, जो कानून व्यवस्था की छवि को भी प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने विकास पर फोकस भी किया है, जैसा कि उन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड में बताया कि उन्होंने सड़कें बनाई, बाईपास बनाया, कॉलेज में नई पढ़ाई शुरू की, स्वास्थ्य केंद्र बने, डेयरी प्लांट आया। ये काम सुशासन की कहानी को तो बताता है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी से लगता है कि लोग असंतुष्ट हैं। विकास तो हुआ है, लेकिन शायद दलित, युवा और गरीबों तक कम पहुंच पाया है।
बेरोजगारी, महंगाई और कृषि संकट बड़े मुद्दे हैं। लोगों की राय में विकास की घोषणाएं अच्छी लगती हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव नहीं दिखता। महागठबंधन इन मुद्दों को भुनाना भी चाहेगा इस बार। खासकर सीपीआई एमएल ग्रामीण गरीबों और भूमिहीनों के बीच संघर्ष की राजनीति करता है, जो लोगों को आकर्षित भी करती है। अगर विकास का नैरेटिव कमजोर पड़ा तो महागठबंधन फायदा उठा सकता है। कुल मिलाकर स्थानीय मुद्दे लोगों की राय को आकार देते हैं और वे चाहते हैं कि समस्याएं हल हो, न कि सिर्फ घोषणाएं हो। अब 2025 का चुनाव 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। अब राज्य स्तर पर चाचा भतीजा की लड़ाई है। एनडीए डबल इंजन और सुशासन पर जोर दे रहा है, जबकि तेजस्वी यादव को 36.9% समर्थन मिल रहा है। रुझानों के अनुसार भोरे में एनडीए की रणनीति विकास और चिराग की वापसी पर है, ताकि एसएससी वोट एकजुट हो। विधायक अपनी आईपीएस छवि को कानून व्यवस्था का भरोसा देंगे, लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी बरकरार रही तो मुश्किल होगी। महागठबंधन सीपीआई-एमएल को फिर उतारेगा, 2020 की लामबंदी को मजबूत करेगा। तेजस्वी की अपील युवा और दलितों तक पहुंचानी होगी। एमवाई और वाम आधार का तालमेल जीत की कुंजी तय कर सकता है। विश्लेषकों का पूर्वानुमान यही है कि मुकाबला करीबी का होगा। अगर महागठबंधन बेहतर समेकन करे तो पाला बदल भी सकता है। एनडीए को गठबंधन मजबूत रखना होगा, वरना इस बार के चुनावी पासे पर कुछ और ही नंबर देखने को मिलेगा। खैर, भोरे सीट का इतिहास परिवारवाद और बदलाव से भरा रहा है। वर्तमान में विकास और असंतोष का मिश्रण रहा है, और 2025 में जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे और गठबंधन फैक्टर्स तय करेंगे। यह सीट बिहार की राजनीति का बैरोमीटर होगा। लोगों की राय में न्याय और विकास चाहिए, और जो इसे देगा उसी के माथे जीत का तिलक भी लगेगा। तो आज हमने अपने इस रिपोर्ट में बात भोरे विधानसभा सीट की। अगले वीडियो में हम किसी और विधानसभा सीट का एक्सरे करेंगे। तब तक आप देखते रहिए एयर नाउ। मेरे साथ कैमरे के पीछे मौजूद हैं हमारी साथी सुमन। मैं आदर्श, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।